निकोला टेस्ला को महान आविष्कारकों में गिनने से पहले वो एक ऐसा बच्चा था जिसे चीजें देखने, सवाल पूछने और दिमाग में नए विचार लाने का शौक था। वो 10 जुलाई को जन्मे थे 1856 में स्मिल्जान नामक एक छोटे से गांव में। ये उस समय ऑस्ट्रियाई साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन अब ये क्रोएशिया में स्थित है। उनका परिवार सर्बियाई मूल का था। उनके पिता मिलुटिन टेस्ला सर्बियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च के पादरी थे। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था और उनके पास धर्म, विज्ञान, गणित और साहित्य से संबंधित किताबों का बड़ा संग्रह था। मिल्यूटिन चाहते थे कि उनका बेटा भी एक दिन पादरी बने, लेकिन निकोला पर उनकी मां जूका मंडिक का प्रभाव और भी गहरा था। जूका ने औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन वो घर के सामान बनाने और उन्हें ठीक करने में बहुत निपुण थीं। जब कोई काम कठिन होता, वह सोचती थीं, इसे आसान कैसे बनाया जाए, किसी मशीन या नए तरीके से। बाद में टेस्ला ने कहा कि उन्हें अपनी मां से तेज याददाश्त और आविष्कार का हुनर मिला। निकोला अपने बड़े भाई डेन और अपनी 3 बहनों एंजेलिना, मिल्का और मरिका के साथ बड़े हुए। बचपन से ही उन्हें प्रयोग करने का बहुत शौक था। वो घड़ियों को खोल कर देखते थे कि उनके अंदर के पुर्जे कैसे चलते हैं। वो साधारण मशीनों के मॉडल भी बनाते थे और ये सोचते रहते थे कि इंसान कैसे उड़ सकता है। एक दिन जब वह अपनी काली बिल्ली को सहला रहे थे, उन्होंने उसकी फर में छोटी-छोटी चिंगारियां देखीं। वह केवल स्थैतिक बिजली थी, लेकिन छोटे टेस्ला के लिए यह एक बड़ा रहस्य था। वो जानना चाहते थे कि बिजली कहां से आती है और कैसे नियंत्रित की जा सकती है, लेकिन उनका बचपन पूरी तरह खुशहाल नहीं था। जब वह छोटे थे, उनके भाई डैन की घोड़े की दुर्घटना में मौत हो गई। घटना की सारी जानकारी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह परिवार के लिए, खासकर निकोला के लिए, बहुत बड़ा सदमा था। इसके बाद वे पास के शहर गॉस्पिच चले गए, जहां उनके पिता ने पादरी के रूप में काम किया। टेस्ला के अनुसार उन्हें उस वक्त दिमाग में साफ चित्र दिखाई देते थे। कोई शब्द सुनते या कुछ याद करते तो वो उनके सामने असली जैसी दिखती थीं। शुरू में वो डरते थे, क्योंकि असली और दिमाग की चीजों में फर्क करना मुश्किल था। बाद में उन्होंने इस क्षमता का उपयोग किया और नई मशीन का चित्र तुरंत बनाने के बजाय वो पहले उसे अपने दिमाग में पूरा बनाते थे। वो हर पुर्जे के बारे में सोचते और कल्पना में मशीन चलाते थे और असली मॉडल बनाने से पहले ही संभावित समस्याएं खोज लेते थे। ये अलग तरीका उनके बड़े होने पर कई आविष्कारों में अहम साबित हुआ। उनकी कुछ अजीब आदतें भी थीं, जैसे कदम गिनना और चीजों को 3 बार दोहराना। उन्हें कुछ चीजों से बहुत ज्यादा नफरत भी थी, जिनमें महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले मोती भी शामिल थे। ये निश्चित नहीं है कि उन्हें कौन सी स्थिति थी, क्योंकि उनकी जांच आधुनिक तरीकों से नहीं हुई थी। इसलिए आज उन्हें कोई निश्चित निदान देना सही नहीं होगा। स्कूल में घोस्ट स्पीच के दौरान उन्होंने गणित की मुश्किल समस्याएं जल्दी सुलझाईं। वह इतने जल्दी जवाब देते थे कि शिक्षक सोचते थे वह नकल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ड्राइंग में दिक्कत थी। उनकी कल्पना की कोई कमी नहीं थी। वे कागज पर चित्रित करने की बजाय चीजों को दिमाग में देखना पसंद करते थे। सन 1870 में वे उच्च रियल जिम्नेजियम में पढ़ाई के लिए कार्लोवाग गए, जहां बिजली से जुड़े डेमोन्स्ट्रेशन ने उनकी भौतिकी में रुचि और बढ़ा दी। अन्य छात्रों के लिए ये साधारण प्रयोग थे, लेकिन टेस्ला को लगता था कि प्रकृति में कोई छुपी शक्ति है जो समझे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। उन्होंने वह कार्यक्रम, जिसे आमतौर पर पूरा करने में 4 साल लगते हैं, सिर्फ 3 साल में पूरा कर लिया। 1873 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपने परिवार के पास लौट आए। वहां उन्हें हैजा हो गया, जो एक गंभीर बीमारी है और आमतौर पर दंदे पानी या खाने से होती है। वो लगभग 9 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे और कई बार उनकी जान जाते जाते बची। बीमारी में उन्होंने पिता से कहा कि वे इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं। मिल्यूटिन चाहते थे कि उनका बेटा पादरी बने, लेकिन निकोला की गंभीर हालत देखकर वादा किया कि अगर वह ठीक हो गया तो उसे सबसे अच्छे इंजीनियरिंग स्कूल भेजेंगे। अब टेस्ला के जीवन को स्पष्ट दिशा मिल गई थी। वो अपने पिता की तरह पादरी नहीं बनेगा, बल्कि अपनी अनोखी कल्पना का उपयोग करेगा। तेज दिमाग और बिजली में रुचि से वह इंजीनियर और आविष्कारक बनेगा। लेकिन इससे पहले कि वो दुनिया में बिजली के उपयोग का तरीका बदल पाता, उसे पढ़ाई में कठिनाइयों, परिवार में दरार और ऐसे फैसलों का सामना करना पड़ा जो उसके भविष्य को लगभग बर्बाद कर देते। ठीक होने के बाद निकोला टेस्ला ने पिता के वादे को पूरा करने की तैयारी की और 1875 में ग्राज, ऑस्ट्रिया के पॉलिटेक्निक स्कूल में इंजीनियरिंग पढ़ने गए। पहले साल वह पूरे दिन पढ़ते थे,
कभी कक्षा नहीं छोड़ते थे और अच्छे अंक लाते थे। उनकी मेहनत देखकर एक प्रोफेसर ने उनके पिता को चेतावनी दी कि टेस्ला ज्यादा मेहनत से बीमार हो सकते हैं। ग्राजर में उनकी बिजली में रुचि और बढ़ी। एक दिन उनकी कक्षा में एक इलेक्ट्रिक मशीन दिखाई गई जो डायरेक्ट करंट डीसी का उपयोग करती थी, जिसमें बिजली एक दिशा में बहती है। टेस्ला ने देखा कि स्पार्क तेज था और मशीन के कुछ हिस्से जल्दी खराब हो रहे थे। उन्होंने सोचा कि ऐसी मोटर बनाई जा सकती है जिसमें ये हिस्से न हों। उनके प्रोफेसर ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन उसी समय से टेस्ला का मुख्य उद्देश्य बेहतर इलेक्ट्रिक मोटर बनाना था। हालांकि विश्वविद्यालय में उनका जीवन अच्छा नहीं रहा। अगले कुछ सालों में वे जुए के आदी हो गए और उनकी स्कॉलरशिप भी छिन गई। उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया और ग्रेज में डिग्री पूरी नहीं की। शर्म के कारण बिना परिवार को बताए वहां से चले गए। मारिबोर अब स्लोवेनिया जाकर ड्राफ्ट्समैन बने। ड्राफ्ट्समैन इमारतों और मशीनों के लिए तकनीकी ड्राइंग बनाता है, लेकिन उनके पास वहां रहने का सही परमिट नहीं था। इसलिए अधिकारियों ने उन्हें उनके परिवार के पास वापस भेज दिया। अप्रैल 1879 में उनके पिता का निधन हो गया। टेस्ला ने 1880 में प्राग में पढ़ाई जारी रखने की कोशिश की। वो नामांकन में देर से पहुंचे और कुछ भाषा शर्तें भी पूरी नहीं कर सके। उन्होंने बस व्याख्यानों में भाग लिया और डिग्री नहीं मिली। भले ही उन्होंने विश्वविद्यालय पूरा नहीं किया, उनकी बिजली में रुचि और ज्ञान हमेशा बना रहा। 1881 में उन्हें बुडापेस्ट, हंगरी में एक टेलीफोन कंपनी में नौकरी मिल गई। उन्होंने टेलीफोन उपकरण इंस्टॉल और ठीक करने में मदद की। मशीनों की समस्याएं जल्दी समझने की वजह से वह कंपनी के लिए अहम इंजीनियर बने। खाली समय में वह लंबे समय से जिस इलेक्ट्रिक मोटर को बनाना चाहते थे उसके बारे में सोचते रहे। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मोटर को बिना उन हिस्सों के इस्तेमाल के कैसे घुमाया जाए जो जल्दी खराब हो जाते हैं। 1882 में जब वो अपने दोस्त एंथनी सिजेटी के साथ एक पार्क में टहल रहे थे, तो अचानक उन्हें समाधान सूझ गया। वो प्रत्यावर्ती धारा या एसी का उपयोग करेंगे। एसी में बिजली का प्रवाह बार बार दिशा बदलता है। जब अलग अलग विद्युत धाराओं को सही रूप से व्यवस्थित किया जाए, तो वे घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हैं। घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र मोटर के अंदर को घुमाएगा, बिना उन ब्रश और कम्यूटेटर के जिन्हें कई डीसी मोटर में इस्तेमाल किया जाता है। टेस्ला ने तुरंत जमीन पर अपने इंडक्शन मोटर का मूल डिजाइन बना दिया। इंडक्शन मोटर एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र घूमता है और घूमने वाले हिस्से से कोई सीधी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होती। इसलिए यह सरल है और जल्दी खराब होने वाले हिस्से कम होते हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन टेस्ला के पास अपनी खोज को एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए न तो पैसे थे और न ही कोई प्रयोगशाला थी। उसी साल वो पेरिस चले गए ताकि कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में काम कर सकें। ये कंपनी थॉमस एडिसन के डिजाइनों पर आधारित इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंस्टॉल और ठीक करती थी। कंपनी आमतौर पर डीसी सिस्टम का इस्तेमाल करती थी, इसलिए भले ही टेस्ला डीसी जनरेटर पर काम कर रहे थे, खाली समय में वह एसी मोटर का अध्ययन करते थे। बाद में उन्हें स्ट्रासबर्ग, अब फ्रांस का शहर, एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम की समस्या ठीक करने भेजा गया। वहीं पर उन्होंने 1883 में इंडक्शन मोटर का शुरुआती प्रोटोटाइप बनाया। उन्होंने दिखाया कि ऑल्टरनेटिंग करंट से एक मोटर को घुमाया जा सकता है जिसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल होता है। लेकिन उनके आविष्कार पर बहुत कम लोग ही विश्वास कर पाए। तब डीसी सिस्टम ज्यादा लोकप्रिय था। कई व्यापारी नई और बड़े विद्युत नेटवर्क में अभी तक परखी न गई तकनीक पर खर्च नहीं करना चाहते थे। डीसी में बिजली दूर भेजना मुश्किल है क्योंकि ऊर्जा ज्यादा नष्ट होती है, जबकि एसी में ट्रांसफार्मर से वोल्टेज आसानी से बदल सकते हैं। लंबी दूरी तक भेजने के लिए वोल्टेज बढ़ाया और घर या व्यापार में इस्तेमाल से पहले घटाया जा सकता है। इसलिए बड़े शहरों में रोशनी के लिए एसी अधिक व्यावहारिक है। लेकिन टेस्ला को अभी भी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसके पास पर्याप्त पैसा और ताकत हो ताकि वो उसके सिस्टम का समर्थन कर सके। तभी उसके मैनेजर चार्ल्स बैचलर उसके पास आए। बैचलर का मानना था कि टेस्ला को खुद थॉमस एडिसन के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करना चाहिए। इसलिए 1884 में निकोला टेस्ला न्यूयॉर्क पहुंचे ताकि थॉमस एडिसन की कंपनी में काम कर सकें। एडिसन पहले से ही एक प्रसिद्ध आविष्कारक और व्यापारी थे। उनका डायरेक्ट करंट यानी डीसी का बड़ा कारोबार था। इसलिए टेस्ला का मुख्य काम कंपनी के डीसी जनरेटरों को ठीक करना और बेहतर बनाना था। लेकिन दोनों की सोच अलग थी। एडिसन डीसी पर विश्वास करते थे जिसमें बिजली एक दिशा में बहती है। ये छोटी दूरी के लिए सही है,
लेकिन दूर भेजने पर ज्यादा ऊर्जा नष्ट होती है, इसलिए कई पावर स्टेशन चाहिए होते हैं। टेस्ला का मानना था कि एसी बेहतर है, जिसमें बिजली की दिशा बदलती रहती है। इसका वोल्टेज आसानी से बढ़ाकर बिजली दूर भेजी जा सकती है और घरों में पहुंचने पर वोल्टेज कम किया जा सकता है। इसी कारण यह बड़े शहरों में ज्यादा उपयोगी था। टेस्ला एडिसन की कंपनी में ज्यादा दिन नहीं रहे। 1885 में वह कंपनी छोड़कर खुद का व्यवसाय शुरू करने लगे, जो इलेक्ट्रिक लाइटिंग पर केंद्रित थी, न कि उनकी इच्छित एसी मोटर पर। पैसों की कमी और कंपनी पर नियंत्रण भी चला गया। उन्हें मजबूरी में अलग अलग काम करने पड़े। अपनी खुद की कहानी के अनुसार वह जीवित रहने के लिए नालियां तक खोदने लगे थे। उनकी किस्मत तब बदली जब उनकी मुलाकात एल्फ्रेड ब्राउन और चार्ल्स पेक से हुई, दो व्यापारी जो उनके रिसर्च को फंड करने के लिए तैयार थे। उन्होंने न्यूयॉर्क में टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी स्थापित की और वहीं पॉलीफेज एसी सिस्टम का व्यावहारिक डिजाइन पूरा किया। पॉलीफेज सिस्टम दो या अधिक एक साथ न चलने वाले एसी करंट का उपयोग करता है, जिन्हें मिलाकर घूमता चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इंडक्शन मोटर को घूमता चुंबकीय क्षेत्र चलाता है। इसमें ब्रश और कम्यूटेटर नहीं होते, जो अन्य मोटरों में जल्दी खराब हो जाते हैं। 1888 में टेस्ला ने अपना सिस्टम अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स में पेश किया। उन्होंने केवल मोटर ही नहीं बनाई थी, उन्होंने प्रत्यावर्ती धारा के उत्पादन, ट्रांसमिशन व उपयोग का पूरा तरीका बताया। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, जो आविष्कारक और व्यापारी थे, ने यह नोटिस किया और दूर दराज इलाकों में बिजली पहुंचाने के बेहतर तरीके ढूंढ रहे थे। वेस्टिंगहाउस की कंपनी ने टेस्ला के महत्वपूर्ण एसी पेटेंट्स के अधिकार खरीद लिए और उन्हें सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। वेस्टिंगहाउस की मदद से टेस्ला के आविष्कार बड़े इलेक्ट्रिक सिस्टम में इस्तेमाल होने लगे। इसी से वॉर ऑफ द करंट्स प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, जो असली युद्ध नहीं थी। यह व्यापार और जनमत का जबरदस्त संघर्ष था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में डीसी या एसी में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। डीसी की तरफ एडिसन का व्यवसाय था, एसी की तरफ वेस्टिंगहाउस और टेस्ला थे। क्योंकि ट्रांसमिशन लाइनों में एसी का उपयोग उच्च वोल्टेज के साथ किया जाता है, विरोधियों ने इसे खतरनाक के रूप में दिखाया। ये सच है कि उच्च वोल्टेज जानलेवा हो सकता है। गलत इस्तेमाल पर अन्य इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी खतरनाक हो सकते हैं। एसी का सबसे बड़ा फायदा है कि यह बिजली दूर तक बहुत कम हानि के साथ पहुंचाता है। मुकाबला तेज होता गया। टेस्ला ने अपने प्रयोग करना जारी रखा। 1891 में वह अमेरिका के नागरिक बने और टेस्ला कॉइल पेश किया, जो एक ट्रांसफॉर्मर है जो बहुत उच्च वोल्टेज और उच्च आवृत्ति वाली बिजली बनाता है। अपने लेक्चर में वो बिना वायर कनेक्शन के लैंप जलाते थे, जिससे वे अमेरिका के सबसे अनोखे वैज्ञानिकों और आविष्कारकों में से एक के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन का भी अध्ययन किया। उन्होंने जल्दी दिखा दिया था कि रेडियो वेव से सिग्नल भेजे और पाए जा सकते हैं। हालांकि उसी क्षेत्र में कई अन्य आविष्कारक भी काम कर रहे थे। 1893 में शिकागो में वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन में एसी सिस्टम को एक बड़ा मौका मिला। यह प्रदर्शनी एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मेला था, जिसमें लाखों लोग आए थे। मेले को रोशन करने के लिए वेस्टिंगहाउस जनरेटर और प्रत्यावर्ती धारा का इस्तेमाल किया गया, जिसमें टेस्ला ने डेमोन्स्ट्रेशन में सहयोग किया। जनता के लिए संदेश साफ था, एसी का इस्तेमाल करके इतने बड़े इलाके को सुरक्षित रूप से रोशन किया जा सकता है। यह टेस्ला और वेस्टिंगहाउस के लिए करंट्स की जंग में एक महत्वपूर्ण जीत थी, लेकिन सबसे बड़ा सबूत नियाग्रा फॉल्स में आया। इंजीनियरों का सपना था कि वहां की तेज गिरती पानी की ताकत से बिजली बनाई जाए। टेस्ला के पेटेंट और विचारों वाली एसी प्रणाली चुनी गई। 1895 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट ने बिजली बनाना शुरू किया। एक साल बाद बिजली को 20 मील से भी ज्यादा दूर बफेलो, न्यूयॉर्क तक पहुंचाया गया। इसने दिखाया कि बिजली एक जगह पर बनाई जा सकती है और उसे दूर के शहरों तक भेजा जा सकता है, बिना हर छोटे इलाके में पावर स्टेशन बनाए। तब से आधुनिक पावर ग्रिड में अल्टरनेटिंग करंट मुख्य सिस्टम बन गया। इसका मतलब ये नहीं है कि डीसी खत्म हो गया। ये अभी भी बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस्तेमाल होता है, सोलर सिस्टम और कई आधुनिक तकनीकों में भी। लेकिन उस समय बिजली के बड़े पैमाने पर ट्रांसमिशन के लिए एसी ज्यादा व्यावहारिक साबित हुआ। अपनी सफलता के बीच टेस्ला को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। मार्च 1895 में न्यूयॉर्क में उनकी प्रयोगशाला जलकर खाक हो गई। इसके साथ ही उनकी मशीनें भी नष्ट हो गईं। ड्राइंग नोट्स, तस्वीरें
और उनके वर्षों के प्रोटोटाइप नष्ट हो गए। उनके पास सब कुछ बदलने का पर्याप्त बीमा नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दोबारा प्रयोगशाला बनाई और हाई फ्रीक्वेंसी बिजली पर अध्ययन जारी रखा। वायरलेस सिग्नल और नई प्रकार की विकिरण। उन्होंने एक्सरे तकनीक पर भी उसी समय प्रयोग किए जब विल्हेम रॉन्टजन ने इसका खोज की थी। जब वो लगभग बिना पैसे के न्यूयॉर्क आए थे, उसके सिर्फ लगभग एक दशक के भीतर टेस्ला संयुक्त राज्य की इलेक्ट्रिक सिस्टम में बदलाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। लेकिन उनके लिए शहरों को रोशन करना ही काफी नहीं था। उनका अगला सपना और भी बड़ा था, संदेश भेजना, और बाद में बिजली भी बिना किसी तार के। आग में अपनी प्रयोगशाला का बड़ा हिस्सा खोने के बाद निकोला टेस्ला ने वायरलेस तकनीक पर ज्यादा ध्यान दिया। 1898 में उन्होंने न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में रेडियो सिग्नल से नियंत्रित एक छोटी नाव का प्रदर्शन किया। दर्शकों के सामने उन्होंने नाव को चलाया, इसके लाइट्स जलाई और बिना किसी तार के उसकी दिशा भी बदली। उन्होंने इसे टेल ऑटोमेटन कहा। यह रिमोट कंट्रोल के शुरुआती स्पष्ट प्रदर्शनों में से एक था। इसने दिखाया कि एक मशीन को दूर से रेडियो तरंगों के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन टेस्ला का सपना इससे भी बड़ा था। वो एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते थे जो बिना तार के संदेश, अवई और यहां तक कि बिजली भी भेज सके। इसका अध्ययन करने के लिए वह 1899 में कोलोराडो स्प्रिंग्स चले गए। यह जगह भीड़-भाड़ वाले न्यूयॉर्क से दूर थी और उनके खतरनाक हाई वोल्टेज प्रयोगों के लिए पर्याप्त जगह थी। उन्होंने वहां बड़ी प्रयोगशाला बनाई जिसमें विशाल कॉइल और ट्रांसमीटर था। उन्होंने लंबे इलेक्ट्रिकल स्पार्क बनाए जो छोटी-छोटी बिजली की चमक जैसे थे। उन्होंने दूर से लैंप जलाने की भी कोशिश की। इसी कारण टेस्ला को विश्वास था कि धरती और वातावरण का उपयोग करके सिग्नल और बिजली बहुत दूर तक भेजी जा सकती है। लेकिन वे यह साबित नहीं कर पाए कि यह प्रणाली पूरी दुनिया के लिए व्यावहारिक हो सकती है। उनके कई प्रयोग छोटे स्तर पर सफल रहे, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में बिजली को बहुत दूर तक पहुंचाना एक अलग ही बात थी। जब वे कोलोराडो स्प्रिंग्स में थे, टेस्ला को अपने रिसीवर में एक अजीब संकेत भी मिला। क्योंकि वो आवाज बार-बार आ रही थी, उन्होंने सोचा कि यह किसी दूसरे ग्रह के बुद्धिमान प्राणी से आ सकती है। इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं था कि वह संकेत परग्रही जीवन से आया। संभव है उन्होंने कोई प्राकृतिक या किसी और के प्रयोग से निकला रेडियो सिग्नल सुना हो। फिर भी इसने दिखाया कि उनकी कल्पना कितनी व्यापक थी और वह कितनी आसानी से बड़ी संभावनाओं पर विश्वास कर लेते थे। सन 1900 में वह न्यूयॉर्क लौटे ताकि एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसे जुटा सकें। बेतार संचार में उनके मुख्य प्रतिद्वंदी गुग्लिएल्मो मार्कोनी थे, जो एक इतालवी आविष्कारक थे और रेडियो सिग्नल भेजने के लिए सिस्टम बना रहे थे। टेस्ला को जेपी मॉर्गन का समर्थन मिला, जो अमेरिका के सबसे शक्तिशाली व्यापारियों में से थे। मॉर्गन ने टेस्ला को बेतार संचार स्टेशन के लिए भारी निवेश दिया, जिससे शोरहैम, लॉन्ग आइलैंड में वार्डन क्लिफ प्रोजेक्ट शुरू हुआ। न्यूयॉर्क। टेस्ला ने एक बड़ी प्रयोगशाला और ऊंचा ट्रांसमिशन टावर बनाया, जिसकी चोटी पर गोल धातु की संरचना थी। इसका उद्देश्य अटलांटिक महासागर के पार संदेश भेजना था। लेकिन प्रोजेक्ट के दौरान टेस्ला ने अपनी योजना और बढ़ा दी। अब वह सिर्फ संदेश ही नहीं भेजना चाहते थे, वह समाचार, ध्वनि, चित्र और अन्य जानकारी के लिए एक वैश्विक वायरलेस सिस्टम बनाना चाहते थे। उनके पास कुछ ऐसे विचार थे जो आज इस्तेमाल की जा रही तकनीकों से मिलते जुलते थे। उन्होंने छोटे रिसीवर के बारे में सोचा, जो कहीं भी संदेश और समाचार प्राप्त कर सकते थे। वो बिना तार के इलेक्ट्रिकल पावर भेजने की भी कोशिश करना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे योजना बड़ी होती गई, खर्च भी बढ़ता गया। दिसंबर 1901 में मार्कोनी ने न्यू फाउंडलैंड में इंग्लैंड से रेडियो सिग्नल प्राप्त कर टेस्ला का अटलांटिक पार बेतार संचार का सपना पहले ही पूरा कर दिखाया। टेस्ला और बड़ा व उन्नत सिस्टम बनाना चाहते थे, लेकिन वार्डन क्लिफ टावर अधूरा था और उन्हें और पैसे चाहिए थे। मॉर्गन ने निवेश बढ़ाने से मना कर दिया, पर यह साबित नहीं हुआ कि मॉर्गन ने ही प्रोजेक्ट रोका, क्योंकि उसे डर था कि टेस्ला मुफ्त में बिजली बांट देंगे। ज्यादा स्पष्ट कारण था लागत का लगातार बढ़ना, योजनाओं में बदलाव, स्पष्ट मुनाफे की कमी और मार्कोनी के सस्ते सिस्टम का आगे निकल जाना। टेस्ला ने दूसरे निवेशक ढूंढने की कोशिश की, लेकिन यह मुश्किल था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी और उसके पास अभी तक कोई काम करने वाला व्यावसायिक सिस्टम नहीं था। धीरे धीरे वार्डन क्लिफ में निर्माण रुक गया, टावर अधूरा रह गया, न संदेश पूरी दुनिया में भेज सका, न बिजली पूरी दुनिया तक पहुंचा सका। यह टेस्ला की बड़ी असफलता थी।
उसने अपनी कमाई खर्च कर दी, उस पर कर्ज चढ़ गया और कई निवेशकों का उस पर से भरोसा उठ गया। वह आविष्कारक, जिसे कभी प्रत्यावर्ती धारा की सफलता के लिए सराहा गया था, अब कुछ लोगों की नजरों में ऐसा इंसान बन गया था जो बड़े-बड़े वादे करता है लेकिन प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाता। फिर भी उसके विचार बेकार नहीं थे। रेडियो नियंत्रित नाव ने दूर से नियंत्रित मशीनों की संभावना दिखाई। उसके प्रयोगों ने उच्च आवृत्ति वाली बिजली और वायरलेस संचार के विकास में मदद की। लेकिन वार्डनक्लिफ ने टेस्ला की एक बड़ी कमजोरी भी उजागर की। वह भविष्य की कल्पना करने में बहुत माहिर थे, लेकिन अक्सर परियोजना को इतना बड़ा बना देते थे कि उसकी व्यावहारिकता, सुरक्षा और फंडिंग साबित नहीं कर पाते थे। और यहीं से उनकी जिंदगी बड़ी सफलताओं से दूर होने लगी और कर्ज, असफलता और उनके प्रभाव के धीरे-धीरे कम होने के कठिन समय की ओर बढ़ने लगी। वार्डनक्लिफ परियोजना की विफलता के बाद निकोला टेस्ला को अपनी बड़ी वायरलेस प्रणाली जारी रखने के लिए फिर पर्याप्त पैसा नहीं मिला। उन्होंने बार-बार जेपी मॉर्गन और अन्य व्यापारियों को मदद के लिए पत्र लिखे, लेकिन कई निवेशकों का भरोसा टूट चुका था क्योंकि उनका प्लान लगातार बड़ा होता गया, जबकि अभी तक कोई स्पष्ट उत्पाद नहीं था जिससे कमाई हो सके। 1900 के मध्य में टेस्ला को भावनात्मक और शारीरिक थकावट झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने कमाई करना नहीं छोड़ा। आविष्कार के दौरान वायरलेस पावर छोड़ वे ब्लेडर रहित टरबाइन बनाने लगे। टरबाइन एक ऐसी मशीन है जो बहते हुए पानी, हवा या भाप से घूमती है। आमतौर पर इसमें ब्लेड होते हैं, लेकिन टेस्ला के डिजाइन में चिकने मेटल डिस्क एक साथ घूमते हैं। टेस्ला को लगा था कि इसे पावर प्लांट, जहाज और वाहनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। विचार तो सही था, लेकिन तेज घूमने पर समस्या आती थी। पतली मेटल डिस्क मुड़ सकती थी या टूट सकती थी, और उस समय इतना मजबूत मटेरियल उपलब्ध नहीं था। इसी वजह से टेस्ला टरबाइन कोई बड़ा व्यावसायिक सफलता नहीं बन पाई। फिर भी टेस्ला ने अपनी पंप और टरबाइन के अलग-अलग वर्जन्स के लिए कई पेटेंट लिए। जैसे-जैसे उसके पास पैसे कम होते गए, वैसे-वैसे उसके पुराने पेटेंट्स की वैधता भी खत्म होती गई। पेटेंट हमेशा के लिए नहीं रहते। निर्धारित समय के बाद दूसरे लोग उस आविष्कार का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना असली आविष्कारक को पैसे दिए। इसी वजह से टेस्ला को उस एसी सिस्टम से ज्यादा आमदनी नहीं हुई जिसने उसे मशहूर किया था। उसे स्पीडोमीटर, मीटर और दूसरी मशीनों के लिए छोटे-छोटे आविष्कार और सुधार करने से कमाई हुई। लेकिन ये उसकी पुरानी दौलत लौटाने के लिए काफी नहीं था और उसे रेडियो पर कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी। टेस्ला का मानना था कि मार्कोनी ने वायरलेस संचार में टेस्ला के कुछ पुराने पेटेंट का उपयोग किया था। 1943 में संयुक्त राज्य सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि टेस्ला और अन्य आविष्कारकों की खोजों के कारण मार्कोनी की कंपनी के कुछ पेटेंट दावे रद्द कर दिए गए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अदालत ने टेस्ला को ही रेडियो का आविष्कारक घोषित किया। इस तकनीक के विकास में कई वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने योगदान दिया। वित्तीय समस्याओं के बावजूद फिर भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उनके बड़े योगदान को स्वीकार किया गया। 1917 में उन्होंने अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से एडिसन मेडल जीता, जो थॉमस एडिसन के नाम पर था, जो उनके पूर्व नियोक्ता और प्रतिद्वंदी थे। एडिसन मेडल इलेक्ट्रिकल साइंस और इंजीनियरिंग में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। शुरुआत में टेस्ला इसे स्वीकारना नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने मान लिया। हालांकि उनकी पुरानी सफलता वापस नहीं आई। 1920 के दशक में वे न्यूयॉर्क के अलग-अलग होटलों में रहते रहे। अक्सर वे पूरा बिल नहीं चुका पाते थे और अपनी छोटी सी आमदनी और कुछ दोस्तों की मदद पर निर्भर रहते थे। उनकी जिंदगी और भी अजीब होती गई। वे सफाई के बेहद पाबंद थे और दूसरों को छूने से बचते थे। न्यूयॉर्क के पार्कों में कबूतरों को खाना खिलाना उन्हें बहुत पसंद था, खासकर एक सफेद कबूतर जिसे वे बहुत प्यार करते थे। टेस्ला के लिए वो कबूतर उनके लिए आम पक्षी नहीं था, बल्कि अकेलेपन में सबसे कीमती साथी था। कारोबार कमजोर पड़ा, लेकिन जनता की दिलचस्पी उनमें बनी रही। 1931 में टाइम मैगजीन ने उनके 70वें जन्मदिन के सम्मान में उनका चित्र अपने कवर पर छापा। इसके बाद वे हर साल जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई योजनाएं व विज्ञान संबंधी भविष्यवाणियां साझा करते थे। उनके कुछ विचार बेहद प्रभावशाली थे, जबकि कुछ बड़े और सिद्ध नहीं हो सके। सबसे प्रसिद्ध था पार्टिकल बीम वेपन, जिसे मीडिया ने डेथ रे कहा। टेस्ला के अनुसार यह तेज गति से छोटे कण भेज सकता है, जिससे हवाई जहाज गिराए जा सकते हैं।
या सेना को सीमा पर पहुंचने से पहले ही रोका जा सकता है। वे इसे साधारण लेजर नहीं कहते थे। यह विचार एक शक्तिशाली पार्टिकल बीम के अधिक करीब था। टेस्ला मानते थे कि जब हर देश के पास ऐसी रक्षा होगी तो वे युद्ध शुरू करने से डरेंगे। उन्होंने यह विचार अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ समेत कई सरकारों को पेश किया, पर उन्होंने कभी पूरी तरह से काम करता हथियार नहीं दिखाया। उन्होंने तकनीकी प्रस्ताव बनाए, पर कोई ठोस सबूत नहीं है कि उन्होंने ऐसा डेथ रे बनाया हो जो उनके बड़े-बड़े दावों को पूरा कर सके। इसलिए ये केवल प्रस्ताव ही रहा, न कि एक प्रमाणित हथियार। 1930 के दशक के अंत तक टेस्ला का शरीर भी कमजोर होने लगा था। 1937 में न्यूयॉर्क में सड़क पार करते समय उन्हें वाहन ने टक्कर मारी। सही इलाज न लेने के कारण वे पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए। अपने जीवन के अंतिम 10 वर्षों में वे लगातार होटल न्यूयॉर्कर में रहे। उनका निवास कमरा नंबर 3327 था। 7 जनवरी को 1943 में वे होटल के कमरे में मृत मिले। उनकी उम्र 86 साल थी। रिकॉर्ड के अनुसार उनकी मौत दिल की समस्या से हुई थी। अंतिम संस्कार 12 जनवरी को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ। 1937 के बाद अमेरिकी सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के कारण टेस्ला के कागजात जब्त किए और जांच की कि उनके पास कोई गुप्त हथियार डिजाइन है या नहीं। प्रसिद्ध कहानियों के विपरीत उनकी डेथ रे मशीन नहीं ली गई थी। ऑफिस ऑफ एलियन प्रॉपर्टी ने टेस्ला के कागजात अस्थायी रूप से जांच के लिए लिए। प्रसिद्ध कहानियों के विपरीत FBI ने उनकी डेथ रे मशीन नहीं ली थी। 1930 के दशक तक FBI को टेस्ला से कोई डेथ रे योजना या माइक्रोफिल्म नहीं मिली। उनके सामान और दस्तावेजों का एक बड़ा हिस्सा अब निकोला टेस्ला संग्रहालय में है, जहां उनकी राख की कलश भी रखी है। अक्सर कहा जाता है कि टेस्ला के पास 700 पेटेंट थे, लेकिन यह सटीक संख्या नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड के अनुसार उनकी मृत्यु के समय टेस्ला के पास 700 से अधिक पेटेंट थे। लेकिन सटीक संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि अलग-अलग देशों में पेटेंट है और कुछ आविष्कार एक जैसे भी हैं। रजिस्ट्रेशन टेस्ला म्यूजियम के अनुसार उनके पास 112 पेटेंट थे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रजिस्टर्ड हैं। अभी भी इस पर पूरी तरह से सहमति नहीं है। आधिकारिक टेस्ला म्यूजियम के अनुसार उनके पास 112 पेटेंट थे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पंजीकृत थे। यह भी निश्चित नहीं है। दिल से संबंधित टेस्ला के शरीर के अनुसार वे प्रत्यावर्ती धारा के अकेले आविष्कारक नहीं थे। कई वैज्ञानिक और इंजीनियर पहले से ही इसका अध्ययन और उपयोग कर रहे थे। AC उनके पहले भी मौजूद था। ऑल्टरनेटिंग करंट के आविष्कारक को टक्कर लगी थी। 1930 के दशक में भी वैज्ञानिक और इंजीनियर इसका अध्ययन और उपयोग कर रहे थे। टेस्ला भी कमजोर पड़ गए। उनका योगदान व्यावहारिक पॉलीफेज सिस्टम, इंडक्शन मोटर और अन्य मशीनों के निर्माण में था, जो दिखाता है कि इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है बड़े पैमाने पर बिजली के प्रसारण और उपयोग के लिए। उन्होंने अकेले ही रेडियो, एक्स-रे, रिमोट कंट्रोल या वायरलेस संचार का आविष्कार नहीं किया था। उन्होंने अकेले ही इसका आविष्कार नहीं किया, एक्स-रे, रिमोट कंट्रोल या वायरलेस संचार, लेकिन उन्होंने इन तकनीकों के विकास में महत्वपूर्ण विचार और पेटेंट दिए। यही कारण है कि असली टेस्ला को उनके बारे में फैली कहानियों से अलग करना जरूरी है। उन्होंने इंटरनेट पर कही गई हर खोज का आविष्कार नहीं किया था। उनकी सभी भविष्यवाणियां भी सही नहीं थीं। कई बार उन्होंने जरूरत से ज्यादा वादे किए और बिना स्पष्ट योजना के खर्च किया। कई विचार सफल उत्पाद नहीं बन पाए, फिर भी उनकी असली उपलब्धियां बनी रहती हैं। उन्होंने AC पावर सिस्टम को व्यावहारिक बनाया, जिससे दूर दराज के घरों, व्यवसायों और शहरों में बिजली पहुंची। उन्होंने शुरुआती रेडियो नियंत्रित मशीनों में से एक भी दिखाई। उन्होंने उच्च आवृत्ति वाली बिजली में योगदान दिया। इलेक्ट्रिक मोटर, टरबाइन, वायरलेस संचार आदि में उनका योगदान रहा। आज के टेस्ला इनकॉर्पोरेटेड इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी का नाम उन्हीं पर रखा गया है, लेकिन ये वो कंपनी नहीं है जिसे उन्होंने स्थापित किया था या जिसमें उन्होंने काम किया था। ये कंपनी उनकी मृत्यु के कई दशकों बाद बनी थी। निकोला टेस्ला की सबसे महत्वपूर्ण विरासत कोई रहस्यमय डेथ रे या गुप्त मशीन नहीं थी। उनकी असली विरासत यह थी कि वे बिजली के ऐसे उपयोग देख सकते थे जिनके बारे में उस समय अधिकतर लोग नहीं सोच सकते थे। वे अपने सारे सपने पूरे नहीं कर पाए। वह अन्य आविष्कारकों और व्यापारियों की तरह अमीर नहीं बने। लेकिन जब भी हम इलेक्ट्रिक मोटर या AC पावर ग्रिड का उपयोग करते हैं, उनके विचार अब भी हमारे साथ हैं, जिनके लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और लगभग अकेले होटल के कमरे में मरे। जिस सिस्टम को बनाने में उन्होंने मदद की, वो आज भी दुनिया के बड़े हिस्से को रोशनी और ऊर्जा देता है।